इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन के प्रकार, समसूत्री विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोशिका विभाजन और सेल साइकिल में इंटरफेज अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसे हम दोबारा एक बार फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब है कि एक कोशिका विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाई। समसूत्री विभाजन में दो कोशिका बनाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिकाएं बनती हैं। सेल साइकिल क्या है? कोशिका जब विभाजन करती है तो वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे G1, S और G2। इन तीनों को कंबाइंड रूप से इंटरफेज कहा जाता है। उसके पश्चात वो माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज भी कहते हैं इसको, से गुजरती है, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और नई कोशिका बन जाती है। तो ये पूरा एक सेल साइकिल कहलाता है। तो सेल साइकिल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था, डिवीजन फेज यानी कि विभाजन अवस्था। तो हम इंटरफेज के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल माइटोटिक फेज या फिर इस डिवीजन फेज के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका विभाजन वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य दो प्रकार हैं इसके, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इस वीडियो में हम समसूत्री विभाजन के बारे में समझते हैं। समसूत्री विभाजन को समझने के लिए हमने इसको एक रेखाचित्र के माध्यम से इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। देखिएगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, पहले इन दोनों प्रकार के विभाजनों में अंतरावस्था होती है। अंतरावस्था में कोशिका जो है वो अपने कोशिकांगों और जेनेटिक मटेरियल यानी कि गुणसूत्रों की संख्या को, डीएनए की संख्या को बढ़ा लेती है। तो इस प्रकार से इंटरफेज जो है ये डिवीजन फेज से पहले यानी कि एम फेज से पहले होती है। जैसा कि यहाँ ये इंटरफेज, उसके बाद में ये डिवीजन फेज। अब ये जो डिवीजन फेज है इसे हम हमारे सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और वास्तव में होता भी ऐसा ही है कि पहले होता है केंद्रक का विभाजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस जो है, केंद्रक विभाजन, वो चार स्टेज में होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और कोशिका द्रव्य विभाजन जो है ये प्लांट सेल के अंदर कोशिका पट्टिका द्वारा यानी कि सेल प्लेट द्वारा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में बाई क्लीवेज, विदलन द्वारा होता है। यहां हम पहले डिवीजन फेज में कैरियोकाइनेसिस की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस को समझते हैं। यहाँ एक सेल डिवीजन के बारे में, समसूत्री विभाजन का एक रेखाचित्र दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ये कोई एक 2N सेल है, डिप्लॉइड सेल है। इसमें ये न्यूक्लियस है और इसमें क्रोमेटिन है और ये न्यूक्लियोलस। यहाँ ये सेंट्रोसोम, जिसमें दो सेंट्रियोल विभाजन कर लेती हैं इंटरफेज अवस्था के अंदर। जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए की मात्रा भी दुगनी हो चुकी है और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी अपनी संख्या बढ़ा चुके हैं, क्योंकि इस कोशिका को दो कोशिकाओं में डिवाइड होना है। यहाँ माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस की जो डिवीजन फेज है उसमें प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज, ये चार फेज होती हैं। पहले इसका जो केंद्रक है प्रोफेज में, वो केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और ये दो सेंट्रल जो बनी है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगती हैं। यहाँ इस सेल में दो क्रोमोसोम के एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है। मेटाफेज के अंदर दोनों क्रोमोसोम यहाँ मेटाफेज प्लेट में यानी कि बीच में, मध्य में इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं और बीच में यहाँ ऐसे दिखाई देते हैं। एनाफेज में यहाँ दोनों जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, ये डॉट जो है सेंट्रोमियर है, यहाँ सेंट्रोमियर से जुड़े थे, ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और यहाँ ये क्रोमोसोम अलग और ये क्रोमोसोम अलग। पहले ये भी एक क्रोमोसोम कहलाता है। एक क्रोमोसोम में यहाँ दो क्रोमेटिड है
जबकि यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए तो ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा मेटाफेज में 2 क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम ऊपर वाला ये और एक नीचे वाला। परंतु यहाँ एनाफेज में ये जो एक क्रोमोजोम है इसके दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होने से ये 2 क्रोमोजोम बन गए। इसी प्रकार से नीचे वाले क्रोमेटिड भी अलग होने से 2 क्रोमोजोम बन गए। तो इस सेल में टोटल 4 क्रोमोजोम बन जाते हैं। आगे एनाफेज के पश्चात टेलोफेज में दोनों क्रोमोजोम के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है। यानी कि अब कोशिका को 2 कोशिका में डिवाइड होना है। केंद्र का विभाजन हो चुका है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से दोनों तरफ यहाँ खांच बन रही है और ये खांच आगे बढ़ती जाएगी, दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगी और ये डॉटर सेल या संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। इस प्रकार से इस कोशिका के अंदर भी 2 क्रोमोजोम है और इस कोशिका के अंदर भी 2 क्रोमोजोम है, जो कि हम सबसे पहले ऊपर 2 क्रोमोजोम ही लेकर चले थे। तो समसूत्र विभाजन में यहाँ गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अब हम समसूत्री विभाजन की बेसिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको समझते हैं। समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन या इंग्लिश में इसको माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस जो शब्द है ये सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। डब्ल्यू का मतलब यहाँ वाल्टर, पूरा नाम इसका वाल्टर फ्लेमिंग है। बुक्स में आपको डब्ल्यू फ्लेमिंग मिलेगा। डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा माइटोसिस शब्द दिया गया। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है? इसमें मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, डॉटर सेल बनती हैं। देखिएगा ऊपर अपन ने समझा था ये मदर सेल है और यहाँ पर ये नीचे 2 डॉटर सेल बन गई। कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, यानी क्रोमोसोम जो नंबर है वो मदर सेल के बराबर रहेगी। एवं आनुवंशिक लक्षण भी पैतृक कोशिका के समान होते हैं, यानी कि जेनेटिक जो करेक्टर है उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जेनेटिक करेक्टर बिल्कुल पैतृक सेल यानी कि मदर सेल के समान होते हैं। लक्षण जो मदर सेल है उसी के समान ही दिखाई देते हैं। अब ये समसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ होता है, किन किन कोशिकाओं में होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं। यह विभाजन प्राणियों की द्विगुणित कायी कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल, जो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल है, उच्च वर्ग के प्राणी है। जैसे मनुष्य की बात करें तो हमारे जो कायिक कोशिकाएं यानी कि हाथ पैर शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन सब के अंदर ये समसूत्री विभाजन होता है। और हम सब जानते हैं प्रत्येक सजीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जैसे मनुष्य जायगोट युग्मनज से विकास होता है और भ्रूण बनता है और उससे शिशु, फिर वो बाल्यावस्था में और वो ग्रोथ करता रहता है। तो ये जो उसकी कोशिकाओं में जो संख्या में वृद्धि हो रही है ये समसूत्री विभाजन से हो रही है और उसका आकार बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा, इनका मुख्य जो शरीर है ये युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइटिक होता है। इनके जो सेल्स होती हैं उन सेल में क्रोमोसोम की संख्या हेप्लॉइड होती है। तो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा जो है इनका सेल्स के अंदर हेप्लॉइड यानी कि क्रोमोसोम की संख्या हेप्लॉइड अवस्था में होती है और इनमें समसूत्री विभाजन से ही युग्मक बनते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बनेंगे वो समसूत्री विभाजन से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ही शरीर की जो कोशिका है वो युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफाइटिक है। परंतु टेरिडोफाइटा अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनका मुख्य शरीर बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। यानी कि इनकी जो सेल्स हैं उनमें डिप्लॉइड यानी कि 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनकी द्विगुणित कायी कोशिका डिप्लॉइड जो सोमेटिक सेल है उनमें समसूत्री विभाजन होता है और उसी से उसकी जड़, तना, पत्ती, तन, शाखाएं आदि सब में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। अब ये जो अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी जो पादप हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उनमें अगुणित कोशिकाएं, अगुणित कोशिका का मतलब है हैप्लॉइड सेल। और कौन कौन सी हैं? लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, यानी कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो सेल्स हैं उनमें समसूत्री विभाजन से नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। लघु बीजाणु जो है वो मेल गैमेट बनाएगा समसूत्री विभाजन से और गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मक बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। अब ये अगुणित सेल ये कहां से बनी? हम सब जानते हैं जो क्रिप्टोगेम्स हैं यानी कि पुष्प पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म,
इनमें मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये पहले अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और उससे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाती हैं, यानी कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनाती हैं अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस से। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिका बनी है, ये आगे चल करके समसूत्री विभाजन करती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि समसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ होता है। तो आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी जो प्लांट्स हैं, उनमें जो लघु बीजाणु गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, ये आगे जाकर के नर युग्मक और मादा युग्मक बनाएंगे, तो ये समसूत्री विभाजन से बनते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य में लगभग 1 घंटे में सूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा, इसे हम दोबारा एक बार साइकिल से समझते हैं। मनुष्य के ऐसी कोशिकाएं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, उनमें मुख्य रूप से 24 घंटे का समय लगता है, लगभग 24 घंटा। उसमें 23 घंटे तो इंटरफेज अवस्था में ही निकल जाते हैं, यानी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही इसमें ये डिवीजन फेज होना है, उसमें केंद्र का विभाजन भी होना है और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होना है। तो यहाँ पर केवल 1 घंटे के समय में ही यहाँ डिवीजन फेज पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सेल साइकिल में पहले इंटरफेज होती है, इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं। इंटरफेज में G1, S और G2 स्टेज होती हैं। दूसरी जो स्टेज है वो डिवीजन फेज या एम फेज जिसको कहते हैं, विभाजन अवस्था। इसके 2 पार्ट हैं, पहले केंद्र का विभाजन होगा और बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो यहाँ हम पहले केंद्र के विभाजन की स्टेज को समझते हैं। जैसा कि ऊपर हमने पहले एक लीनियर डायग्राम में समझा था, ये केंद्र विभाजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पहले इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस के अंदर ये दोनों मेथड समझेंगे। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज के बारे में। देखिएगा, ये अपने एक सेल साइकिल का डायग्राम है जिसमें G1, S और G2 प्रोसेस हो चुकी हैं। प्रोफेज यानी कि माइटोटिक फेज, यहाँ कैरियोकाइनेसिस की जो पहली स्टेज है प्रोफेज, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हमें एक सेल का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसी को अपन एक एक टू द पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है, यह सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, यानी कि प्रोफेज स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, समय लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र कुंडलित, संघनित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। देखिए, इससे पहले जो इंटरफेज अवस्था थी, इंटरफेज में क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन नेट की तरह होता है, क्रोमेटिन जाल की तरह होता है, और यहाँ ये गुणसूत्र बन जाते हैं। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ इस एग्जाम्पल में हम 4 क्रोमोसोम को लेकर समझेंगे। तो इस कोशिका में 4 गुणसूत्र हैं, ये हमें बिल्कुल संघनित, कुंडलित, छोटे और मोटे दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रत्येक गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु। देखिए, यहाँ पर दोनों जो अर्ध गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को अपन सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसमें 2 अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। यहाँ इस पॉइंट से, सेंट्रोमियर से, एक अर्धगुणसूत्र ये जुड़ा हुआ है और दूसरा अर्धगुणसूत्र ये जुड़ा हुआ है। तारक काय विभाजित होकर 2 तारक के अंदर सेंट्रियोल बनाता है, जो विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तारकों एस्टर का निर्माण करते हैं। देखिएगा, यहाँ एक ये सेंट्रोसोम होता है और ये डिवीजन करके 2 सेंट्रियोल बना लेता है। यहाँ एक सेंट्रियोल तो यहीं रहता है और दूसरा जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसके सामने यहाँ ये गति करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। तो दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। दोनों तारक केंद्रों के बीच तर्कु तंतुओं, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। देखिएगा, जब ये सेंट्रियोल यहाँ पहुंचता है तो इसमें जो नीले रंग की आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये तर्कु तंतु हैं, ये बनने शुरू हो जाते हैं। तर्कु तंतु सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ये तर्कु तंतु जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं। तारक के अंदर से निकलने वाली तारक किरणें, एस्ट्रल रेज, और तर्कु तंतु मिलकर सूत्री विभाजन उपकरण, जिसको अपन माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। दोबारा समझिएगा, यहाँ पर ये एक सेंट्रियोल है, ये इधर जो आपको रेज दिखाई दे रही हैं, ये इसमें तारक किरणें हैं, और ये अंदर की तरफ ये जो नीले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये तर्कु तंतु हैं। ये तारक किरणें और तर्कु तंतु ये मिलकर के माइटोटिक अपरेटस बनाती हैं, इसे अपन माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। तारक किरणों का निर्माण केवल जंतु कोशिकाओं में होता है,
अतः जंतुओं में समसूत्री विभाजन को तारकीय सूत्री विभाजन यानी कि एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। ये आपको जो तारक किरणें दिखाई दे रही हैं, सेंट्रोसोम जो कि सेंट्रियोल के अंदर डिवाइड हो गया है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही ऐसा होता है। एनिमल सेल्स के अंदर ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर एनिमल्स के अंदर ये जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन का नाम दिया गया है एस्ट्रल माइटोसिस। और पादप कोशिकाओं के अंदर, प्लांट सेल के अंदर तारक नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसे एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होने लगती हैं। देखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ये जो केंद्रक की झिल्ली है ये टूटने लगती है, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है केंद्रिका वो भी लुप्त हो जाती है। ये इसका मुख्य कैरेक्टर है किस कौन सी स्टेज का, प्रोफेज का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मेटाफेज, अगली स्टेज के अंदर। नाम क्या, मेटाफेज मध्यावस्था, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो मध्य में बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ क्रोमोसोम बिल्कुल अपन साफ देख रहे हैं, देखिए चारों क्रोमोसोम यहाँ में बिल्कुल फुल दिखाई दे रहे हैं। अतः इसी अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना, आमाप और संख्या का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में करते हैं, तो मेटाफेज अवस्था के अंदर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हमें साफ दिखाई देते हैं गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड्स के सेंट्रोमियर से तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ जो क्रोमोसोम है उसके बीच में जो डॉट बिंदु है, जिसको अपन गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, इस गुणसूत्र बिंदु से ये तर्कु तंतु जुड़ चुके हैं। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसे भी तर्कु तंतु जुड़ चुका है, ये तीसरे से, और चारों क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। तर्कु तंतु के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ने वाले स्थान को काइनेटिकोर कहते हैं। जहां जिस स्थान से ये सेंट्रोमियर से जुड़े हैं उसे अपन काइनेटिकोर कहते हैं। इसको देखो अपन नीचे डायग्राम से दोबारा देखते हैं। ये यहाँ पर इसका सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर से ये जो जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर, ये स्थान काइनेटिकोर कहलाता है। ये लिखा हुआ काइनेटिकोर। ठीक, कुछ तर्कु तंतु एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैले रहते हैं। देखिएगा ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से जुड़े होते हैं, फैले होते हैं। इन्हें सहायक या निरंतर तर्कु तंतु कहते हैं। निरंतर यानी कंटिन्यूस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक पोल से दूसरे पोल तक। ठीक है, इन्हें निरंतर तर्कु तंतु कहा जाता है। फिर इसमें खास बात क्या है, गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होकर मध्यांश पट्टिका यानी कि एक्वाटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। भुजाएं ध्रुव की ओर सम्मुख होती हैं। देखिएगा यहाँ इस क्रोमोसोम को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसमें सेंट्रोमियर बीच में है, और ये इसकी जो दो भुजाएं हैं, इस क्रोमेटिड की ये दोनों भुजाएं और इस क्रोमेटिड की दोनों भुजाएं, इनका मुंह जो है वो ध्रुव की ओर है, यानी कि इनके माउथ की जो फेस जो है, फेस की डायरेक्शन है वो ध्रुव की ओर है। इसी प्रकार से इस क्रोमेटिड की ये दोनों जो आर्म है, इसकी भुजाएं हैं, इनका फेस इधर इस ध्रुव की ओर है। तो क्रोमोसोम तो क्या है, मध्य में मिडल प्लेट पे यहाँ पर है, जबकि इनकी जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, वो दोनों तरफ, दोनों पोल की ओर होती हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमें सेल के अंदर कोई भी किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अगली अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। इसमें देखिएगा क्या होगा, जहां पर दोनों क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे वो दोनों अलग हो जाते हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं, आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, 4 इधर और 4 इधर। यह सूत्र विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। जिस प्रकार से हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ा था, प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था है या लंबी अवस्था है, वैसे एनाफेज सबसे छोटी, यानी कि इसमें सबसे कम समय लगता है। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का विभाजन होने से दोनों अर्ध गुणसूत्र, यानी कि यहाँ पर ये अर्ध गुणसूत्र आधा और ये आधा गुणसूत्र, ये दोनों क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, या इनको पुत्री क्रोमोसोम भी कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। ये अलग अलग हो जाते हैं, और कोशिका 4n, 4n का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 2n से 4n हो जाती है, यानी कि यहाँ गुणसूत्र इस सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम हो गए।
पहले यहाँ पर 4 क्रोमोजोम थे, अब ये चारों क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स अलग होने से ये एक क्रोमोजोम बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकार से 4 क्रोमोजोम इधर बन गए, तो टोटल 8 क्रोमोजोम हो गए। इस कोशिका को अपन 4n कहते हैं। अलग हुए अर्धगुणसूत्र यानी कि जो क्रोमेटिड अलग हुए हैं, तर्कु तंतुओं के संकुचन से विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और इस गति को एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। और भुजाएं मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर तथा सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर सम्मुख होते हैं। देखिए समझते हैं इस सेंटेंस को। ये जो तर्कु तंतु हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रोसोम इस स्पिंडल फाइबर से इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा। इसी प्रकार से ये सेंट्रोसोम यहाँ सेंट्रोमियर से जो जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर से, ये इसको इधर खींचेगा। तो दोनों तरफ खिंचाव होता है। इधर वाले सोम जो है सेंट्रोमियर, वो इन क्रोमोसोम को इधर खींचते हैं, और इधर वाला जो पोल के ऊपर सेंट्रोमियर है, ये इन क्रोमोसोम को इधर खींचता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, इसे एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। और ये किस कारण से हो रहा है? तर्कु तंतुओं में संकुचन के कारण। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनमें संकुचन होता है, उसके कारण ये खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगते हैं। और इस समय ये इनकी देखिएगा, इस डायग्राम में देखते हैं अपन, यहाँ इसमें आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेंट्रोमियर तो पोल की ओर है, जबकि इनकी जो आर्म्स भुजाएं हैं, ये बीच में मध्य भाग की ओर है, मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर है। भुजाओं का मुख इधर है, बीच की तरफ है, जबकि सेंट्रोमियर जहां से दोनों भुजाएं जुड़ी हुई होती हैं, सेंट्रोमियर, वो उसकी डायरेक्शन किधर है? ध्रुवों की ओर। ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है। अब देखिएगा यहाँ इस डायग्राम में फिर अपन देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ कि इस प्रकार से एक क्रोमोजोम जो है ये इधर मूवमेंट कर रहे हैं, और ये क्रोमोजोम इधर मूवमेंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें, इस अवस्था में तर्कु में 3 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इसमें 3 प्रकार के, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है इन रेशों को। पहले ऐसे रेशे जो क्रोमोजोमल फाइबर्स कहलाते हैं, जिनको गुणसूत्रीय रेशे भी कहते हैं। ये तारक केंद्र और सेंट्रोमियर को जोड़ने वाले रेशे हैं। देखिएगा, ये सेंट्रोमियर यहाँ पर है, और ये तारक केंद्र यहाँ से यहाँ, ये क्रोमोजोम को इस प्रकार से जोड़े हुए हैं। इन रेशों को कहते हैं गुणसूत्रीय रेशे। दूसरे हैं कंटिन्यूस या निरंतर रेशे, इसके बारे में पहले भी आ चुका है। ये दोनों ध्रुवों के तारक केंद्रों से जुड़े होते हैं, यानी कि इस ध्रुव से लेकर के इस ध्रुव तक, दोनों पोल टू पोल जो ये रेशे होते हैं, वो निरंतर या कंटिन्यूस रेशे कहलाते हैं। तीसरे रेशे जो है वो है अंतर क्षेत्रीय रेशे, इंटरजोनल फाइबर्स या इंटरक्रोमोजोमल फाइबर्स। ये दो पुत्री गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर के मध्य पाए जाते हैं। देखिए, जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये और ये, इन दोनों के बीच यहां से यहां तक, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से यहां तक ये जो रेशे हैं, इन्हें अंतर क्षेत्रीय रेशे या इंटर क्रोमोजोमल फाइबर्स कहा जाता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की आकृति जो है वो वी, एल, जे और आई शेप की दिखाई देती है। देखिएगा, यहाँ पर ये क्रोमोजोम आपको वी शेप में दिखाई दे रहा है ना। यहाँ कुछ क्रोमोजोम हमें एल शेप में, यानी कि एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी हो सकती है, या जे शेप में या आई शेप में दिखाई दे सकती है। यानी कि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि गुणसूत्र की आकृति, शेप का जो अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो ये अपन एनाफेज के अंदर करते हैं। ठीक है, और अंत में यहाँ पॉइंट है कि मध्य में विभाजन पट्टिका बननी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अब ये कोशिका 2 कोशिकाओं में आगे डिवाइड करेगी, तो यहाँ बीच में एक मध्य पट्टिका बननी शुरू हो जाती है। उसको अपन आगे देखते हैं। टीलोफेज में देखिएगा, टीलोफेज जो इसकी अंतिम अवस्था है, इसमें ये दोनों जो क्रोमोजोम जो इधर इस पोल की तरफ और आधे इस पोल की तरफ मूवमेंट करके एकत्रित होते हैं, ये इस प्रकार से अब सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्ध गुणसूत्र यानी कि संतति डॉटर क्रोमोजोम विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर पास पास आ जाते हैं। ये 4 क्रोमोजोम पास एक साथ पास में आ गए, और ये चारों इधर आ गए। इस अवस्था में पूर्व अवस्था के विपरीत क्रियाएं होती हैं। देखिए, प्रोफेज के अंदर जो जो हुआ था, प्रोफेज में क्या क्या हुआ था वो अपन समझते हैं। प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि गुणसूत्र जो है वो कुंडलित, संघनित, है ना, छोटे मोटे हो जाते हैं। इसमें अपोजिट होगा, क्या होगा? गुणसूत्र अकुंडलित, असंघनित होकर धागे नुमा, यानी कि क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं। दूसरा, प्रोफेज में क्या हुआ था? तर्कु तंतु बनने शुरू हो गए थे। इसमें तर्कु तंतु वापस गायब होने शुरू हो जाएंगे, तर्कु तंतु अदृश्य होने लग जाते हैं।
तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रोफेज के अंदर एक केंद्रक झिल्ली लुप्त होनी शुरू हो जाती है, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली बननी शुरू हो जाएगी। दो केंद्रक बन जाते हैं और उनके चारों तरफ अंतः प्रतिजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से केंद्रक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है। और यहाँ देखिएगा आप अंदर ये न्यूक्लियोलस है केंद्रिका, इसमें भी केंद्रिका बननी शुरू होगी और यही बात इसमें लिखी हुई है, केंद्रिकाएं बन जाती हैं। इनके बनने के स्थान को केंद्रकीय संगठन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। जहां पर केंद्रिका बनती है जिस क्रोमोसोम के पास, उसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने टेलोफेज को समझा। तो यहाँ हमने बात की है, पहले अपन दोबारा देखते हैं इसको। ये जो रेखाचित्र अपन देखा था शुरू में, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्र का विभाजन हो गया। एक कोशिका में दो केंद्रक बन चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यहां तक समझा। अब हम कोशिका द्रव्य की बात करेंगे, यानी कि कोशिका का कोशिका द्रव्य विभाजित होगा और दो अलग अलग कोशिकाएं बनेंगी। तो ये प्लांट में अलग मेथड से होता है और एनिमल में अलग मेथड से होता है। इनके बारे में समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। ये देखिएगा साइटोकाइनेसिस यहाँ लिखा है, डॉटर सेल डिवाइड हो रही है। ये एक कोशिका थी पूरी और इसमें दो केंद्रक बन चुके हैं। अब ये दोनों कोशिका यहाँ से अलग हो रही हैं। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है क्योंकि इसमें खांच बन रही है, दोनों तरफ से अंदर की ओर धंसती जा रही है, दोनों कोशिकाएं फिर अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ हम केंद्रक विभाजन, हाँ ये केंद्रक का विभाजन होने के बाद में ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है ना। तो केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन अलग अलग विधियों से होता है। कौन सा? जैसे अपन पहले बात करेंगे जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिका में क्लीवेज मेथड, जिसको विदलन विधि या सेल्फ रो कोशिका खांच विधि भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें कोशिका के मध्य भाग में कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की ओर एक्टिन और मायोसिन सूक्ष्म तंतुओं के संकुचन से खांच बनाती है। देखिएगा यहाँ पर ये इधर और इधर दोनों तरफ खांच बननी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे अंदर की ओर धंसती जाती है। यानी कि ये खांच दोनों तरफ से अंदर की तरफ धंसती जाएगी और ये दोनों कोशिकाएं पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर दोनों कोशिकाओं में दो केंद्रक अलग अलग पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से प्लांट सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल के लिए मेथड क्या है? कोशिका पटलिका विधि। इसमें होता क्या है, बीच में एक पट्टिका बनती है, प्लेट बनती है। यह पादप कोशिकाओं में होती है। इसमें कोशिका के अंदर मध्य भाग में पदार्थों के जमाव से पटलिका बनती है। इसमें पदार्थ धीरे धीरे जमा होते हैं, उससे एक प्लेट बननी शुरू हो जाती है। देखिएगा इस प्रकार से बन गई और ये यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाती हैं प्लांट्स के अंदर। अब इसमें होता क्या क्या है, इस पट्टिका पे पर क्या क्या जमाव होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के जमाव से कोशिका भित्ति की मध्य पट्टिका यानी कि मिडल लेमिला बन जाती है। यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट बनता है, जिससे कोशिका भित्ति की मिडल लेमिला बनती है। मध्य पट्टिका के दोनों ओर सेलुलोज के जमाव, उसके बाद में इसके ऊपर सेलुलोज का जमाव होगा दोनों तरफ, और उससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बनती हैं। अब देखिएगा इसमें अंतः प्रतिजालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का गोल्जी बॉडी और तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर्स, ये तीनों मिलकर के, इन तीनों को कमांड रूप से फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय और तर्कुतंतु, ये तीनों मिलकर के फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, जिससे पट्टिका का निर्माण होता है। यहाँ देखिए ये गोल्जी वेसल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ ये तीनों ER, गोल्जी और तर्कुतंतु तीनों में यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। उसके बाद में ये पट्टिका बननी शुरू हो जाती है। कभी कभी केंद्र का विभाजन तो हो जाता है, परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केंद्र दो भागों में बट गया है, परंतु यहाँ क्या हुआ, ये कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, तो एक कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक यानी कि दो केंद्रक हो गए। ठीक है, तो उस समय अपन इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, तो जिससे बहु केंद्रक यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, सेल बन जाती है। और पादपों में इसे सिनोसाइट कहा जाता है। जैसे नारियल का जो तरल भ्रूणपोष है, नारियल का जो तरल एम्ब्रियो से जो पीने का जो पानी है, नारियल का पानी, या सफेद रंग का जो पार्ट जो नारियल का अपन खाते हैं, वो एंडोस्पर्म है। वो एंडोस्पर्म नारियल का जो, उसके अंदर वास्तव में बहुत सारे, एक सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो वो पॉलीन्यूक्लिएटेड होता है। ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जंतुओं में जब ऐसी अवस्था आती है कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं, पॉलीन्यूक्लिएटेड हो जाती है, तो उसको अपन सिनिशियम कहते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग नाम है। प्लांट सेल के लिए सिनोसाइट और एनिमल सेल के लिए सिनिशियम।
अब देखिए कि यहाँ पर एक बिल्कुल शॉर्ट में सारी स्टेज को दिखाया गया है। प्रोफेज के अंदर मेन बात क्या है वो अपन को ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल सघन मोटे और छोटे हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, दोनों तरफ दो सेंट्रियोल बन जाते हैं। मेटाफेज के अंदर बीच में आ जाते हैं केंद्रक, और ये स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोसोम से यहाँ ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु से दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है दोनों तरफ पोल की ओर मूव कर रहे हैं, और टेलोफेज में वापस केंद्रक झिल्ली बननी शुरू हो गई, दोनों केंद्रक बन गए, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस के अंदर दोनों कोशिकाएं का कोशिका द्रव्य जो है वो अलग हो जाता है। तो इस डायग्राम से अपन सारी स्टेज को एक साथ यहाँ समझ सकते हैं। अब ये समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ये क्यों होता है, ये कहाँ काम आता है, इसके बारे में कुछ बातें हैं। पहला पॉइंट है शरीर निर्माण। हमने शुरू में बात की थी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, तो धीरे धीरे जो पूरा उसका शरीर बनता है, जैसे बहुकोशी के जंतु हैं उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो वो समसूत्री विभाजन से ही बनी है। प्लांट्स या एनिमल्स की वृद्धि में समसूत्री विभाजन से वृद्धि होती है। कहीं घाव हुआ है यानी कि सेल्स वहां की डिमेज हो गई, नष्ट हो गई, तो नई कोशिकाएं बनती हैं, उसको घाव को भरने का काम भी समसूत्री विभाजन से होता है, वहां नई कोशिकाएं बन जाती हैं, घाव अपना ठीक हो जाता है। टूट फूट की मरम्मत करने में, कटे अंगों का पुनः आना, जैसे छिपकली की पूंछ है दोबारा आ जाती है, शाखाएं अपन काट देते हैं, पौधों की टहनियां वापस आ जाती हैं, तो ये रीजनरेशन समसूत्री विभाजन से होता है। जीर्ण कोशिकाओं का नवीनीकरण, ऐसी सेल्स जो जीर्ण हो चुकी है यानी कि जिनके अंदर कोशिका द्रव्य पुराना हो गया है, तो उनका नवीनीकरण हो जाता है। एक कोशिकीय निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन, यानी कि जो यूनिसेलुलर और निम्न श्रेणी के जंतु हैं, जीव हैं, उनके अंदर समसूत्री विभाजन से ही अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पादपों के विभोजक यानी कि प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, बार बार जो विभाजन करते हैं, उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन ही होता है। पादपों में कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे किसी पौधे की जड़, तना या पत्ती, पत्ती जैसे ब्राइफिलम है ना, उसकी पत्ती से अपन नया पौधा बन जाता है, बन सकता है। तो चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, तो ये इसके अंदर भी समसूत्री विभाजन होता है, और उससे जड़, तना, पत्ती को अपन काट करके कहीं लगाते हैं तो नया पौधा बन जाता है, वो समसूत्री विभाजन से बनता है। और अलैंगिक जनन भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न अगुणित बीजाणु, यानी प्लांट के अंदर जो मियोसिस हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, उससे हेप्लोइड क्या बन गया, स्पोर बन गई, जैसे लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ठीक है, और उनके बाद में ये जो स्पोर बने हैं, उनसे जो युग्मक बनेंगे यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, वो बनेंगे समसूत्री विभाजन से। हमने चैप्टर शुरू, ये वीडियो शुरू करने से पहले ही, सबसे पहले इसके बारे में पहले भी समझा था। और अंतिम बिंदु है मानव शरीर में प्रतिदिन 5 × 10⁹ सेल्स समसूत्री विभाजन से बनती है। हमारे शरीर में रोज इतनी कोशिकाएं बनती रहती हैं, और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। यानी कि जैसे मोस्टली अपने त्वचा की कोशिकाएं हैं, या ऑर्गन जैसे स्टोमक है, उनके आउटर और इनर जो लेयर है उनकी सेल्स हैं, वो रोज डिवीजन डिवीजन करती रहती हैं, समसूत्री विभाजन करती रहती हैं, और इतनी कोशिकाएं रोज हमारे शरीर में बनती रहती हैं। धन्यवाद।